साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूएस और भारत के बीच में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरह की खबरें आ रही हैं, यूएस किस तरह से अभी जियोपॉलिटिक्स में अपनी दखल दे रहा है और अभी जितनी भी रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, ऐसी खबरें आई हैं जिससे भारत चौंक गया है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यूएस का एक फॉर्मर ऑफिशियल है माइक बेंज। इसने आज खुद कहा है कि 2019 के इलेक्शन में यूएसए ने भारत के इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश करी थी और हमने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चीजें चलाई थी और नरेंद्र मोदी के फेवर में बनने वाले वीडियोस को वायरल होने से रोका था। इस बात को इन्होंने खुद बोला है और इन्होंने यह भी बोला है कि हमने नैरेटिव चलवाया था वीडियोस के जरिए, यूट्यूबर्स के जरिए, जिससे कि मोदी की सरकार वापस ना आ पाए। हालांकि उस वक्त मोदी को 303 सीटें मिली थी, लेकिन यही चीज फिर दोबारा करी गई 2024 में और मोदी को डेंट पहुंचाया गया। और कुछ यूट्यूबर्स हैं, आपको पता है, जर्मनी में बैठ करके लगातार वीडियोस बनाते हैं, कभी केजरीवाल के पक्ष में, कभी कांग्रेस के पक्ष में, और लगातार मोदी को डिक्टेटर साबित करने की कोशिश करते हैं। अब उनकी मंशा क्या है या उनसे कौन काम करवाता है, यह आपको साफ साफ पता चल गया होगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यूएसए ने चूंकि लगातार इस बात को कहा है कि हम गाजा पे कंट्रोल कर लेंगे, गाजा पूरी तरह से यूएस के कब्जे में आ जाएगा, उसी गाजा को लेकर के अब इजराइल ने कहा है कि गाजा ने, हमास ने हमारे नागरिकों को, जितने भी यहूदी हैं, उनको बंदी बना रखा है और जब से हमने सीज फायर किया है, जब से हमने संधि करी है, तब से इन्होंने हमारे नागरिकों को छोड़ा नहीं है। इसलिए हम, यानी कि इजराइल कह रहा है कि अगर हमास ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा तो हम गाजा में दोबारा से युद्ध स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हमास इस वक्त संकट में है। यूएस गाजा को हथियाना चाहता है। यूएस गाजा को इसलिए हथियाना चाहता है कि यूएस इजराइल के जरिए तो इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया ही हुआ है। यूएस चाहता है कि इजराइल के बगल में यूएस खुद भी पहुंच जाए, जिससे कि कल को एक मजबूत पावर वहां रहेगी तो वहां से ईरान को टैकल करना आसान होगा और बाकी देशों पर भी दबाव बनेगा और यूएस फिर धीरे धीरे इन देशों को एक्सप्लॉइट करेगा। सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। आप मानिए, यूएस गाजा पर बुरी नजर क्यों बनाए है? क्योंकि यूएस वहां से ईरान को कंट्रोल करना चाहता है। अच्छा, इजराइल ने कहा है कि हम गाजा में दोबारा युद्ध स्टार्ट कर देंगे, तो क्या ऐसा है कि हमास को बंदियों को छोड़ देना चाहिए? क्या गारंटी है कि हमास इजराइल की बंदियों को छोड़ देगा और उसके बाद इजराइल अटैक नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं है। इजराइल कब अपनी बात से मुकर जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लगता नहीं है कि हमास अभी छोड़ेगा। हो सकता है युद्ध दोबारा स्टार्ट हो जाए या हो सकता है कि अब सीधे तौर पर अमेरिका इस युद्ध में कूद जाए। लगातार अमेरिका द्वारा इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, कभी कनाडा को हम अपने में मिला लेंगे, कभी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल देंगे, कभी गाजा पर कब्जा कर लेंगे। यह दर्शाता है कि यूएसए की जो पॉलिसी है, 1820 में यूएसए में एक डॉक्ट्रिन लाई गई थी जिसे मुनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन यूएस के राष्ट्रपति मुनरो के नाम से आई थी, उन्होंने ही प्रतिपादित करी थी। और इस डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी छोटे देश हैं उनको ये मान के चलना चाहिए कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो कम होती है और जो बड़ा देश होता है उसकी संप्रभुता ज्यादा होती है। इसलिए छोटे देशों को चाहिए कि बड़े देशों से दब करके चलें और बड़े देश को चाहिए कि अपने क्षेत्र से भी बाहर निकल करके अपना प्रभाव छोड़े। यूएसए उसी डॉक्ट्रिन का पालन कर रहा है और जब से ट्रंप आए हैं तब से इस डॉक्ट्रिन को फुल फ्लैश तरीके से यूएसए अपने कार्य योजना में शामिल कर चुका है। वहीं भारत पालन करता है गुजराल डॉक्ट्रिन का। गुजराल, आई के गुजराल हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने 1997 में ये डॉक्ट्रिन दी थी और इस डॉक्ट्रिन के अनुसार भारत को चाहिए कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ बराबर का व्यवहार करे, सबको बराबर के सम्मान से देखे, किसी के साथ भी गलत ना करे और सभी को समान अधिकार दे भारत से दोस्ती करने का। इसमें एक्सेप्शन पाकिस्तान रखा गया था, लेकिन भारत की यह नियत रही है कि हम ना आंख झुका करके चलेंगे, ना आंख उठा करके चलेंगे, हम आंख से आंख मिला करके चलेंगे। यह एक बुनियादी अंतर है यूएसए जैसे देश में और भारत जैसे देश में। यूएसए जिस पॉलिसी पे आज चल रहा है, जिस डॉक्ट्रिन पे आज चल रहा है, उससे तात्कालिक लाभ तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो उसका गोल है, जो उसकी इज्जत है, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और एक लॉन्ग टर्म का विश्व गुरु बनने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म की इज्जत प्राप्त करनी होती है। आप समझ रहे हैं बात को? यूएसए तब तक दुनिया को दबा रहा है जब तक पैसे वाला है या जब तक उसके पास हथियार हैं। जिस दिन यूएसए कमजोर पड़ेगा, दुनिया के देश उसे नोच के खा जाएंगे। भारत के साथ ऐसा नहीं होगा। यह भारत में और यूएसए में अंतर है। इस खबर से हमें यह पता चलता है। अब आते हैं तीसरी खबर पर जो यूएसए से संबंधित है और भारत में बड़ा तहलका मचा हुआ है।
अभी चूंकि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में गए हुए हैं और फ्रांस के बाद फिर उन्हें यूएस में जाना है, ट्रंप से मिलना है, उससे पहले एक बुरी खबर भारत के लिए आती है और ट्रंप कहते हैं कि दुनिया में जितने भी देश अमेरिका को स्टील भेजते हैं या एल्यूमिनियम भेजते हैं, हम उस सब पर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। मान लीजिए कोई चीज पहले भारत से अमेरिका में जाती थी 100 रुपए की, अब उस पर लगा दिया 25% टैरिफ, तो वो 25% और रेट बढ़ जाएंगे और अब 125 की हो जाएगी। अब वो चीज अमेरिका में महंगी बिकेगी तो लोग उसे खरीदेंगे नहीं, कम खरीदेंगे, भारत की चीज कम बिकेगी, तो भारत के लोगों को भी नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा, और अमेरिका ये सोच रहा है कि इससे अमेरिका को फायदा होगा। तो अमेरिका ने ये बोला है कि दुनिया के जितने भी देशों से हमारे यहाँ स्टील आती है, हम उन सब स्टील्स पर 25% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, और जितने भी देशों से एल्यूमिनियम आती है, सभी एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो यह सिर्फ भारत के लिए किया गया है ऐसा नहीं है, यह सभी देशों पर कर दिया गया है। और इसमें भारत को नुकसान क्या होगा साहब? भारत को कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप स्टील के हिसाब से देखें तो यूएसए में सबसे ज्यादा स्टील जाती है कनाडा से, ब्राजील से, मेक्सिको से, साउथ कोरिया से, यानी कि टॉप 10 में भारत नहीं है। तो भारत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, 2018 में भी ट्रंप ने ऐसे टैरिफ लगाए थे और ट्रंप को लगा था कि दूसरों की स्टील रोक करके वो अपने आप पर स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, तो वो बढ़ा नहीं पाया और 2018 से लेकर अब तक केवल 6% स्टील प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि कुछ खास नहीं हुआ। इससे लोगों के रोजगार मिलने के बजाय चले और गए हैं, क्योंकि पहले बाहर से स्टील आ रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, काम आगे बढ़ रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहे थे। अब जब स्टील ही नहीं आएगा तो रोजगार होगा कहां से? तुम बना नहीं पा रहे, बाहर का ले नहीं रहे, तो फिर रोजगार कहां से उत्पन्न होगा? तो ट्रंप का ये फैसला उसको बैकफायर कर चुका है, पता नहीं उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा। इस मामले में अगर आप देखो तो चाइना अच्छी खासी पोजीशन पे है, अच्छा खासा स्टील यूएसए को भेजता है। जब चाइना का स्टील महंगा हो जाएगा तब चाइना इस स्टील को कहां बेचेगा? फिर इस स्टील को डंप करेगा भारत में, क्योंकि चाइना को मालूम है यूएसए नहीं बेच पा रहे, थोड़ा सस्ता कर दो, भारत में बेच देते हैं। अब जब चाइना अपना स्टील भारत में भेजेगा तो भारत में जो स्टील बनाने वाली कंपनीज है वो घाटे में चली जाएंगी। इसलिए भारत की जो स्टील बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने सरकार से बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से बोला है कि भाई देखो, आप भी अपने भारत सरकार की तरफ से ऐलान कर दो कि हम भी स्टील के इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, जिससे कि चाइना अपनी चीजें यहां डंप ना कर दे, क्योंकि चाइना अगर डंप कर देगा तो हमारे यहां भी सेम बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। ये स्टील की कहानी है। उसी प्रकार से अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में 10% का टैरिफ लगाया है, और अमेरिका के पास जो ज्यादातर एल्यूमिनियम जाता है, 40% जो एल्यूमिनियम है वो कनाडा से ही जाता है। तो यानी कि अमेरिका ने ले दे के कनाडा को घेर लिया है। कनाडा को जो बार बार ट्रंप धमकी दे रहे थे कि टैरिफ लगा देंगे, वो लगा ही डाला, और ये टैरिफ इतना ज्यादा है कि कनाडा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। एल्यूमिनियम के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर ऐसा देश है जो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा बनाता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में उतना ज्यादा है नहीं। हमारा स्थान 3, 6, 7वां स्थान है जो अमेरिका को हम एल्यूमिनियम भेजते हैं। स्टील के मामले में मैं आपको बताऊं, अमेरिका में जो 145 मिलियन टन स्टील जाती है उसमें से सिर्फ 95,000 टन स्टील हम यूएसए को भेजते हैं, तो वो भी ना के बराबर है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में भारत को नुकसान हो सकता है, पर इतना भी नहीं होगा। हम इस एल्यूमिनियम को कहीं और डाइवर्ट कर देंगे, हम अपने यहाँ यूज कर लेंगे। बट हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप ने ये घोषणा करके टॉपिक बदल दिया। कौन सा टॉपिक बदल दिया? अभी तक चर्चा ये चल रही थी कि अमेरिका भारतीयों को लौटा रहा है, धक्के मार के भगा रहा है, भारतीयों की इज्जत नहीं हो रही है। ये मुद्दा काफी ज्यादा छाया हुआ था। तो ट्रंप को लगा कि इससे पहले मोदी जी मुझसे मिलने आए, मोदी जी आकर के ये बोले कि हमारे नागरिकों के साथ ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, उससे पहले ही टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, टैरिफ लगा दिए। अब मोदी जी जाएंगे, अब मोदी जी सोचेंगे कि नागरिकों की बात करूं कि टैरिफ की बात करूं। तो मोदी जी हो सकता है दोनों में से किसी एक चीज की बात करें। हो सकता है कि ट्रंप भारत को इसमें रियायत भी दे दे कि चलो ये जो टैरिफ हम लगा रहे हैं ये भारत से हटा देते हैं, तो भारत खुश हो जाएगा, हाँ 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 हम जीत गए। ऐसा करने से भारत वो चीज भूल जाएगा जो यूएसए ने भारतीयों के साथ करी थी। तो ये पॉलिटिक्स होती है। किसी एक जगह पर आपको दर्द हो रहा है तो उस जगह से ध्यान हटाने के लिए दूसरी जगह पर घाव कर दो, तो आपका ध्यान वहां लगा रहेगा, फिर वहां पर थोड़ी मल्लम लगा दो तो आप ठीक हो जाओगे। ये जो पॉलिसी है ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी करते हैं, ये बड़े बड़े देश भी करते हैं। हमारे देश में भी ये चीज चल रही है, जाने अनजाने चल रही है, जानबूझ के नहीं चल रही। जैसे आपने देखा होगा कई दिन से अरविंद केजरीवाल चर्चा में थे। केजरीवाल अब क्या करेंगे, पंजाब में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही रणबीर अलावतिया का मामला चर्चा में आया, केजरीवाल को कोई पूछ ही नहीं रहा। केजरीवाल के जितने भी मॉडल्स थे धरे रह गए, स्कूल के मॉडल, सफाई के मॉडल, हेल्थ के मॉडल, सब धरे के धरे रह गए। अब उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, वो चर्चा में है ही नहीं।
हेल्थ से मुझे एक चीज़ याद आई कि आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जैसा कि टैक्स में रिडक्शन हुआ है तो आप लोगों का टैक्स बच रहा होगा या आपको कुछ पैसे की फ़ायदा हो रहा होगा। इस पैसे को सही जगह पर निवेश करना सीखिए और अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको महीने के ज़्यादा नहीं 400 से 500 रुपये खर्च करने होते हैं, 1 करोड़ तक का कवर भी मिल जाता है। कल को आपके साथ मान लीजिए कुछ घटना हो जाती है, आपको अस्पताल जाना पड़ता है, महंगे अस्पताल में आपका इलाज होता है, तो आपके इलाज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठा लेंगी अगर आप इस तरह का इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के आप अपनी डिटेल्स भरिए, ऐसे 51+ पार्टनर्स को कंपेयर करिए जो आपको अच्छे दाम पर अच्छा ऑफर कर रहे हैं। इसमें अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में तो आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। ऐसे टर्म इंश्योरेंस होता है, कल को आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए और आप ना रहें तो आपकी फैमिली को कभी भी पैसे के लिए सफर नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको मात्र 600 से 700 रुपये महीने खर्च करने होंगे और कल को कुछ दुर्घटना हो जाती है आपके साथ खुदा ना खास्ता तो आपके परिवार को 2 करोड़ तक का बेनिफिट मिलेगा। इसको बढ़ाकर के आप 20 करोड़ तक भी कर सकते हैं, यानी कि आपके परिवार को कोई पैसे की दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी। इसमें अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं लिंक पर जाकर के तो आपको 10% तक छूट मिलेगी और इसमें आप 51 पार्टनर्स को कंपेयर करके अपने लिए अच्छा प्लान चुन सकते हैं। तो आज ही हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेकर के अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए और हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाइए। चिंता से मुक्त कौन नहीं हो पा रहा है? चिंता से मुक्त अभी यूएस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूएस आए दिन जिस तरह की घोषणाएं कर रहा है उससे जियोपॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है। इससे नुकसान अब यूएसए को यह होगा कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, पार्टी से मेरा मतलब है देश, चाइना, भारत, रशिया, ईरान, ये अब गोलबंद होना स्टार्ट कर देंगे और धीरे 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 देखना ये सब लोग डॉलर के चलन को कम करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को दोबारा से मजबूत किया जाए। हालांकि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो देश इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि डी-डॉलराइजेशन करना है उन पर सैंक्शंस लगाए जाएं, लेकिन आप देखना जाने अनजाने धीरे धीरे ट्रंप के हाथ से चीजें निकलती जाएंगी और डी-डॉलराइजेशन होता रहेगा। भारत ने कई देशों के साथ ऐसी संधि करी है जहां भारत डॉलर का उपयोग नहीं करता, जैसे रशिया के साथ रूबल में हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हमने सऊदी के साथ बात करी है, यूएई के साथ बात करी है, ईरान के साथ बात करी है। कई देशों के साथ हम अब डॉलर के अतिरिक्त बाकी करेंसीज में डील कर रहे हैं, लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं। भारत ने अपना जो फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा भंडार, उसको भी अब मिक्स कर दिया है। उसमें सिर्फ डॉलर नहीं है, बाकी अलग करेंसीज भी हैं। कल को अगर भारत पर सैंक्शंस लगते हैं तो भारत का रुपया फंसेगा नहीं। इस तरह की योजनाओं से कई देश चल रहे हैं, जिससे न कहते हुए भी हम डी-डॉलराइजेशन की ओर जा रहे हैं। तो ट्रंप आने वाले समय में यूएसए को एक मुसीबत में धकेलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं उस हिसाब से वहां पे माल तो जाना बंद हो जाएगा, लेकिन ये उस घटाव को भर नहीं पाएंगे, उस हिसाब से प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। स्टील और एल्यूमिनियम में हम ये देख चुके हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज ये समझे कि इंडिया को यूएस किस तरह से डील करना चाह रहा है। आप ये समझे कि गाजा में यूएस क्या करना चाह रहा है, इजराइल ने क्या धमकी दी है, और आज आप ये भी सीखे कि यूएस हमारे इलेक्शंस में या किसी और देशों के इलेक्शन में किस तरह से अपना हस्तक्षेप करता है और सरकारों को प्रभावित करता है। इन सभी चीज़ों पर हम लंबे समय से डिस्कशन कर रहे थे और अब यूएस खुद इस चीज़ को कबूल रहा है, तो शायद जो लोग ब्रेन वॉश हो रहे थे वो थोड़े बहुत लाइन पर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।